वीडियो लेना, एक वीडियो इधर से गाड़ियों की जगह काफिले की गाड़ियों की जिंदाबाद। अभी भी गाड़ी आती जा रही है। शीशे ऊपर कर दो, शीशे ऊपर कर दो, शीशे ऊपर कर दो। बढ़ जाओ, आ जाओ ऊपर 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 किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इंकलाब जिंदाबाद। इसको किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया। सब बैठो नीचे एक बार। सोना ना तुम्हें इस मंच से दूर और बैठो, अपन बात करेंगे, बैठो अपन से बात करेंगे। नरेश जी अपने बीच में रहेंगे जब तक अपन चाहेंगे, जब तक बस बिराजो। मेरा सबसे निवेदन है, इतना 12 बजे से इंतजार किया है आप लोगों ने, एक बार बिराज जाओ, एक बार सब बिराज जाओ। और मंच पे ज्यादा अनाउंस स्वागत सब करना आप, लेकिन अभी रुक जाओ थोड़ी सी देर बस। हाँ बस ठीक है, बाकी सब नीचे बैठ जाओ। अरे एक साहब हाँ, मदन मोहन जी को ऊपर जान दो, मदन जी राजू को पीछे वाले बैठ जाओ, दिख जाएगा सब दिखेगा, बैठ जाओ बिराजो। अरे भैया हेलो, बैठ जाना, आ जाओ ना बैठ जाना यार, कहीं आ गए, बैठ जा नीचे, आ जाओ।
अरे बैठ जाना, बैठ नीचे बस 2 मिनट बैठ जाओ। किसान भाई ज्यादा लंबा समय लेंगे नहीं, नरेश जी भी हमें उद्बोधन देंगे। अबरार मौलाना भाई वो भी मंच पे पधार रहे, अबरार भाई भी मंच पर आए। किसान भाइयों, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि नरेश जी को हम सबको सुनना है और निर्णय करना है। मैं नरेश जी को एक बात अवगत करा दूं, हम जब बूंदी मिले और बूंदी के पहले भी जब ये लोकसभा चुनाव के समय इस क्षेत्र में आए थे तो लोगों ने सबसे बड़ी जो समस्या थी आप सब लोगों ने क्या बताई थी, क्या बताई थी? जोर से बोल के बताओ। शुगर मिल के बताई थी। और नरेश जी ने वादा किया था कि इस लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं जब बूंदी में इनसे मिला और मेरा भी सौभाग्य था कि ऐसे लड़ाके के साथ लड़ने का, ऐसे फाइटर के साथ लड़ने का अगर मौका मिलेगा, ये पूरे हाड़ोती के किसान और युवाओं के लिए एक सौभाग्य की बात है। साथियों आपका है बेटा नरेश मीणा, नरेश जी ठाकर, राम सागर जी, अबरार काशीलाल जी मंच पर बता रहे हैं। आप सब लोग, हम सब लोग इनकी ताकत बढ़ा रहे हैं। और आज मैंने इनसे कहा था नरेश जी भाई साहब से कि नरेश जी भाई साहब, राजस्थान की सत्ता में जाने का रास्ता हाड़ोती की धरती से निकलता है और उस हाड़ोती की धरती पर चुनाव की शुरुआत केशवराय पाटिल से कर दीजिए। हम सब लोग उसके साथ हैं। और आज वो दिन है कि बालाजी महाराज के मंदिर के परिसर में भगवान केशवराय की नगरी में एक लड़ाका आपका बेटा आपके बीच में बैठा है। और मुझे जितनी खुशी हो रही है, मैं अकेला परेशान होता रहता था, यहाँ पे अकेला लगता रहता था इन सत्ताधारियों से, इन विपक्ष के लोगों से जिन्होंने कभी किसान की बात नहीं करी। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, और आप लोगों का तो प्रेम था ही सही। नरेश जी भाई साहब, जिस दिन नरेश जी ठाकर जी से हम जिस दिन मिले और जिस दिन ये पोस्ट डली कि नरेश जी आप इस इलाके की लड़ाई गिरिराज गौतम के साथ, हम सबके साथ मिलकर लड़ेंगे, इस इलाके के नौजवानों में एक अलग ऊर्जा आ गई। उसी दिन से परिवर्तन का रास्ता खुल चुका है। और मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं से जिन्होंने नरेश मीणा के ऊपर केवल मीणा जाति का टैग लगाने का काम किया, जिन्होंने ये कोशिश करी कि नरेश मीणा को केवल मीणाओं का नेता साबित कर दो ताकि एक नरेश मीणा किसान कौम का नेता नहीं बन पाए। आज ये केशवराय पाटन की धरती से उस टैग को हमने उखाड़ के फेंक दिया है। नरेश मीणा केवल मीणाओं का नहीं, 36 कौम का नेता है, किसान समाज का नेता है। मैं कहना चाहता हूँ नरेश जी, आज इस भीड़ में मीणा, गुर्जर, जाट, बेरवा, मेघवाल, कुमार, सभी प्रकार की जाति और युवा खड़े हुए हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि आज जो भी निर्णय हम सब बैठ के लेंगे इस मिल संचालन के लिए, उसमें ये पूरी ताकत से अपने साथ लगेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कोटा बूंदी के नेताओं को, आज रात उनको नींद नहीं आने वाली है, ये ध्यान रख लेना। आज रात नींद नहीं आएगी। जो विधायक अंता में प्रचार कर रहा था इस विधानसभा क्षेत्र का, जो विधायक नरेश मीणा के खिलाफ अंता में विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहा था, और उस विधायक को हमारे साथी ने फोन करके कहा कि एमएलए साहब वहाँ फादर न पड़ेगा, फसल कटी खराब हुई चाहिए, यहाँ आओ, वहाँ तो नमरिया नाचना। उस विधायक ने उस हमारे युवा साथी को पकड़ने के लिए पुलिस नीचे बैठ जाए यार, लेकिन हमें उम्मीद थी चुनाव समाप्ति के बाद नरेश जी हमारे बीच में आएंगे, और मैं पुलिस के पास पहुंचा और मैंने कहा उनसे कौन सा अपराध किया है। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो हाड़ोती का धरती का है, किसान सांसद से भी सवाल पूछेगा और विधायक से भी सवाल पूछेगा। और साथियों, मैं आग्रह करना चाह रहा हूं आपसे, हमारी जो ऊर्जा है वो हमें सकारात्मक रूप से भाई नरेश जी के साथ लगानी है। हमें नेगेटिव की ओर नहीं जाना है,
ये जो शुगर मिल है ये केवल केशव राय पाटिल का मामला नहीं है भाइयों। किशनगंज 12 से लेकर हिंडोली तक का किसान, लाखों किसान परिवार इस मामले से जुड़े हुए हैं। और आज इस धरती से, इस भगवान केशव राय की नगरी से ये संकल्प उठेगा कि नरेश जी मीणा जो आह्वान करेंगे तो याद रखना केवल कोटा डिवीजन नहीं है, हम मुख्यमंत्री कार्यालय तक को भी नहीं छोड़ेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। आप निर्णय करें। और साथियों मैं अब कह रहा हूं, एक अकेला लड़ रहा था, अब एक और एक कितने हुए 11 और एक और जुड़ गए इधर, फिर 2 उधर और जुड़ गए। ये 1,01,011 लगाते जाओ, उसके ऊपर संख्या निकलने वाली है हमारे। और मैं एक आखिरी बात कहूँ, उसके बाद नरेश जी को सुनेंगे। मैंने एक खुला पत्र लिखा था नरेश जी कि ये किसानों की मीटिंग है, इसमें कोई पार्टी का झंडा नहीं है, बैनर नहीं है। आप सब आमंत्रित हैं जो इस क्षेत्र में राजनीति करते हैं। हमारे क्षेत्र के युवा साथी भाई जोनेश, दीपू जी और सब तमाम लोग यहाँ के लगे हुए थे, चेतराम जी वगैरह सारे, बूंदी से घसीलाल जी, सबका मन था। मैंने खुला पत्र लिखा था। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो लोग यहाँ नजर नहीं आए, मैं आप सब आओ। तो आज उन लोगों को चुनौती है, चेतावनी है। 2 महीने बाद 3 महीने बाद पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। जो लोग आज यहाँ नजर नहीं आए ना, वो गांव में जब वोट मांगने आ जाए तो उनको बताना कि अब यह वोट किसान गीत पे पड़ेगा, तुम जैसे दलाल गीत पे नहीं जाएगा। बताओगे ना ये बात, बताओगे ना। और अगर कोई हमारा किसान का बेटा, नरेश जी वगैरह सब तय करेंगे, अगर कोई किसान का बेटा चुनाव लड़ेगा तो नरेश जी उसके प्रचार में आएंगे और गिरिराज गौतम भी गली गली में जाके घूमेगा, ध्यान रख लेना। चल रहा है लेकिन अब जो इन्होंने एजेंट छोड़ रखे गाँव में। और एक और बात बताऊं भाई साहब, अब मैं जब गाँव में मीटिंग करने जा रहा था, मेरे पीछे से कांग्रेस बीजेपी के लोग जाके डरा रहे, धमका रहे थे, तू नहीं जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, हो जाएगा। मैं उनको खुली चुनौती दी थी उस दिन। मैंने कहा चोरी छिपे का काम मत करो, तुम्हारे अंदर दम है तो 28 तारीख को दोनों पार्टियां पार्टी के अंदर मीटिंग रख लो, हमें हमारी औकात मालूम पड़ जाएगी, तुम्हें भी तुम्हारी औकात मालूम पड़ जाएगी। नजर नहीं आ रहे हैं तो किसान भाइयों, लंबा समय हो गया, बहुत देर हो गया, अब मैं सीधा इस हाड़ोपी के लड़ा के क्रांतिकारी ये अभी देगा हमारे साथी चाहते हैं कि नरेश जी भाई स्वागत हो जाए, आ जाओ। भगत सिंह सेना टीम एक बार, उसके बाद स्वागत करेंगे भाई नरेश जी के भाषण के बाद। एक बार व्यवस्था संभाले भैया, मैं इसीलिए बैठ जाए यार, बाद में आपके बीच में रहेंगे, चिंता मत करो। बैठे नीचे उतरते यार, क्यों चढ़ रहे तुम? सदन से मना करते जा रहे, तुम क्यों चढ़ रहे हैं? नीचे उतरते ना, कहीं चढ़ रहा है। बाकी सब एक बार खाली कर देना भाई, एक बार खाली कर देना, एक बार खाली कर देना। स्वागत करवाएंगे सबसे बाद में, एक बार रुक जाओ। अभी हम नरेश जी को सुनेंगे, हम नरेश जी को सुनेंगे। मंच में उतने लोग रहे भैया, जितने अपने व्यवस्था हो सके। एक बार थोड़ा सर लो, थोड़ा सर मैं आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ हमारे क्रांतिकारी युवा साथी भाई नरेश जी मीणा आए और हम सबको संबोधित करें और सरकार को चुनौती भी दे दे कि कितने निर्धारण समय इन्हें दे रहे शुगर मिल के लिए। आदरणीय नरेश जी, आवाज बस कर रहा है। जय जवान, जय जवान, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह नीचे न उतारेगा, चौधरी महेंद्र टिकैत अमर रहे, चौधरी महेंद्र टिकैत अमर रहे, किसान नेता राजेश पायलट अमर रहे, किसान नेता राजेश पायलट अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे, ज्योतिराव फुले अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। मेरे केशवराय पाटन और आसपास ग्रामीण एरिया से पधारे हुए सभी किसान भाइयों, नौजवान साथियों, इनसे बोला आवाज मत करें। मंच पर विराजमान आदरणीय दशरथ जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान हमारे किसान सरदार भाई, ये पीछे सब चल रहे हैं। मेरे साथ इस हाड़ौती के किसानों को जगाने निकले डॉक्टर राम सागर जी नागर साहब, भाई नरेश जी नागर साहब, बूंदी से भाई घासीलाल जी गुजर साहब जी, टाइगर जी, भाई दुर्गालाल जी गुजर। और जब मैं इस एक किसान के बेटे के लिए जो कोटा बूंदी में वोट मांग रहा था, प्रहलाद जी गुंजल साहब, उस दौरान आपके इस केशवराय पाटन में इस इलाके में भी घूमा था और बहुत सारे उस समय लोगों से परिचय हुआ। वो सारे लोग आज मुझे यहां नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से माफी चाहता हूं, अंदाता हूं कि मुझे 4 बजे आना था, लेकिन मैं समय लेट हो गया कोई कार्यक्रम की वजह से। लेकिन इतने लेट होने के बाद भी मैंने कई धरने प्रदर्शन देखे, कई आंदोलन देखे, कई पंचायतें देखी। लोग धरना देते हैं, सुबह 10 बजे नींद लगाकर नहा धोकर जाते हैं, धरने में बैठते हैं, शाम को 5 बजे का इंतजार करते हैं कब 5 बजे की, और घर की याद आ जाती है। नेता ताम तमुड़े को उठाकर घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं जो इस बूंदी की धरती पर दशरथ जी शर्मा के सुपुत्र, जिसने इस बूंदी की धरती पर एक फिर से किसानों को जगाने का काम किया, जगाने का एक क्रांति का काम किया है, वो मेरा भाई गिरिराज जी गौतम। आप जैसे क्रांतिकारी साथी की हमें जरूरत थी। और आज हमें बूंदी में भी आपके माध्यम से बहुत सारे युवा नौजवान ऐसे साथी खड़े मिल गए जो अपने किसान भाइयों के लिए, आने वाले किसानों की पीढ़ियों के लिए लड़ने के लिए तैयार होकर खड़े हैं। भाई गिरिराज जी गौतम, अभी बीच में जब मैं बूंदी आया तब एक होटल में हमारी बात हुई। इन्होंने कहा भाई साहब हमारे यहाँ शुगर मिल बंद पड़ी है, वो शुगर मिल जिससे हजारों किसानों का घर चलता था, हजारों की किसानों की आर्थिक स्थिति जिससे जुड़ी हुई थी, हम चाहते हैं वो शुगर मिल फिर से चालू हो। और ये समय है जब हर किसान चाहता हो शुगर मिल चालू हो। मैं जब कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में उस किसान के बेटे प्रहलाद गुंजल के लिए इसलिए वोट मांग रहा था कि एक किसान का बेटा अगर संसद में चला जाएगा तो किसानों की आवाज उठाएगा, वो शुगर मिल की भी बात करेगा, वो समर्थन मूल्य पर कांटों की भी बात करेगा। वो व्यक्ति जो यहाँ पर एक धंधा सेठ जो बैठे, पूंजीपति बैठे, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उनकी जगह अगर किसान का बेटा संसद में जाएगा तो किसानों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम किसान भाई उस समय जब जागना चाहिए, जब हमें जरूरत है, उसमें हमें जाग नहीं पाते। और ये इसलिए मैं कहता हूँ, वो चौधरी चरण सिंह जी ने जो कहा था उसको आज भी आपको मानना पड़ेगा, उसी तर्ज पे आगे बढ़ना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि किसान का भला जब तक नहीं होने वाला, जब तक किसान के बेटे और किसानों का एक पैर खेत की मेड़ पर और दूसरा पैर संसद की सीढ़ी पर नहीं होगा, जब तक किसानों का भला नहीं होगा। मेरे नौजवान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, स्वर्गीय पायलट साहब ने कहा, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने कहा, किसानों का गरीबों का हित जब तक नहीं होगा, जब तक इनके बच्चे पढ़ लिख कर उस स्थान पर नहीं पहुंच जाएंगे जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ नीतियां बनती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस हाड़ौती में, ये अन्नपूर्णा हाड़ौती, जहाँ पर अगर मैं राजस्थान में अगर कहीं सबसे ज्यादा किसानियत है, सबसे ज्यादा किसान कहीं खेती करता है, जहाँ जमीन मजबूत है, या तो पंजाब में काली मिट्टी मिलती है या इस हाड़ौती में काली मिट्टी मिलती है। वो हाड़ौती की हमारी उपजाऊ जमीन जहाँ पर अफीम की खेती होती हो, वो हाड़ौती की काली मिट्टी हो, उपजाऊ जमीन जहाँ पर गन्ने की खेती होती हो, जहाँ पर कपास की खेती होती हो, कोई भी फसल इस हाड़ौती की मिट्टी में बोदोगे तो फसल आपको धन्यवाद बना देगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिन लोगों को हम वोट देकर
जिनको सत्ता को सौंपते हैं, राजा बनाते हैं, मालिक बनाते हैं, जिनको हम विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं इस उम्मीद के साथ कि विधानसभा लोकसभा में जाकर हमारी हितों की बात करेंगे, लेकिन हमने नहीं सुना। मैं पूछना चाहता हूँ, ओम बिरला का इतिहास उठा के देख लेना, ओम बिरला का इतिहास उठा के देख लेना, प्रमोद चंद भारा का इतिहास उठा के देख लेना, उस प्रताप सिंह सिंघवी के पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लेना। है मेरे किसान भाइयों, है मेरे नौजवान भाइयों, है मेरे किसान भाइयों, ये ओम बिरला एक साधारण परिवार, एक मास्टर के परिवार में पैदा हुआ, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि उस ओम बिरला के 2000 बीघा का काला खेत बन जाता है। उस ओम बिरला जो 3000 जाली का बनाने के बाद 3000 गौशाला के नाम पर किसानों की जमीनों पर ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है? वो प्रमोद चंद भाया जो एक किर्लोस्कर की एजेंसी लगाकर एक किर्लोस्कर के पंप बेचता था, वो आज वो पंप बेचने वाला प्रमोद चंद भाया आज 100 करोड़ रुपए चुनाव में वोटों के लिए बांट रहा है। लेकिन ऐसा क्या कारण है? वो लोग आज लाख करोड़ के हो गए, 70 हजार करोड़ के हो गए, उनकी फैक्ट्रियां खुल गई, उनके घर संपत्ति वाले हो गए, लेकिन मेरा किसान भाई आज भी जो जिस दुर्दशा में बैठा है, जो अव्यवस्था में बैठा है, आज भी यहाँ का किसान हर दिन परेशान है। झाली का बराना के आसपास मैंने देखा है, जहाँ उसने कब्जा कर लिया, वहाँ किसानों के लिए पीने का पानी नहीं, किसानों के खेत प्यासे मर रहे हैं, और ओम बिरला के 3000 बीघा जमीन में पूरा 167 करोड़ की फीसद का पानी जा रहा है। क्या ओम बिरला तेरे को यह नहीं दिखता? जितना ओम बिरला तो लोकसभा में बैठकर, जितना तो अभी आजकल तो ओम बिरला और इन सारी चक्का चौकड़ी जो बैठी है, इनका एक ही काम है, कैसे नरेश मीणा को सलाखों के पीछे डाल दे, कैसे नरेश मीणा को जेल में डाल दे। है ओम बिरला, है ओम बिरला, है ओम बिरला। नरेश मीणा को सलाखों में जेल में डालने के बाद भी गिरिराज गौतम तो लड़ता रहेगा, नरेश धाकर तो लड़ता रहेगा, जेल टाइगर तो लड़ता रहेगा। हर घर में किसानों के बच्चे, अब हर घर में किसानों के बच्चे तुमसे सवाल पूछने लग गए। अब ये किसानों के बेटे पूछ रहे कि ओम बिरला तेरे पर जो दबाव बना, तेरे पर जो दबाव बना, तूने एयरपोर्ट तो लेके आ गया, लेकिन उस एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसमें कितने किसानों के बच्चों की जेसीबी चल रही है, कितने किसानों के बच्चों के डंपर चल रहे हैं, उसमें वो गिट्टी किसकी आ रही है, कौन क्रेशर है, किनका क्रेशर किनके अंडर में, जिनमें से उनकी गिट्टी आ रही है। मेरे किसान भाइयों, आपको समझने की जरूरत है, आपको चेतने की जरूरत है। जिस तरह से आज आपने गिरिराज गौतम और मेरे युवा नौजवान भाइयों के नेतृत्व में आज ये शुगर मिल को चालू कराने की जो ताकत आपने दिखाई है, और जब नरेश मीणा यहाँ आ गया, नरेश मीणा इस कार्यक्रम में आया है, तो ओम बिरला को तो समझ में आ गया होगा कि आने वाला चुनाव शुगर मिल के मुद्दे पर होगा। अगर शुगर मिल चालू नहीं हुई तो ओम बिरला ये भी समझ लेना कि केशव राय पाटन और आसपास का जो एरिया है उसमें तो तुम्हारे नाम पर एक टपकी नहीं लगेगी, तुम्हारे नाम पर एक टपकी नहीं लगेगी। मेरा भाई गौतम कह रहा था, मेरा भाई गिरिराज कह रहा था, ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था, ये केवल किसानों का कार्यक्रम था, इसमें केवल किसानों का आह्वान किया था, हमने आह्वान किया था वो सारे नेता बिना किसी दलगत के इसमें शामिल हो जो किसानों के हितैषी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, वो सीएल प्रेमी, वो रिजर्व कोटे में जो एमएलए बन गया, जिसको नरेश मीणा को हराने के लिए उसके पास समय था, लेकिन उसके पास यहाँ आने का टाइम नहीं था। वो आते एक दूसरा हिंडोली वाला एमएलए, वो हिंडोली वाला एमएलए, वो हिंडोली वाला एमएलए, वो हिंडोली वाला एमएलए, वो हिंडोली वाला एमएलए कह रहा था, वो हिंडोली वाला एमएलए अंत में कह रहा था कि नरेश मीणा सम्राटों में मरवाया, नरेश मीणा छबड़ा नहीं गया। अरे हिंडोली के एमएलए मैं तेरे से कहना चाहता हूँ, नरेश मीणा तो जब देवली उनियारा से चुनाव लड़ा उसके 9 महीने तक उसके बाद जेल में रहा। नरेश मीणा को तो धन्यवाद देने का भी टाइम नहीं मिला, लेकिन चांदना तेरी क्या मजबूरी है? तू ओम बिरला के खिलाफ क्यों नहीं बोलता? तू ओम बिरला से कैसी तेरी साठगांठ है जो तू एक शब्द लिए ओम बिरला के खिलाफ नहीं बोलता? मैं सोचती चांदना है, सोचती चांदना, मैं उसी दिन तेरे को मान जाऊंगा कि तू नेता, तू कांग्रेस का है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, तू एक दिन राजीव दत्ता के खिलाफ बोल जा, एक दिन ओम बिरला के खिलाफ बोल जा, मैं समझ जाऊंगा कि अशोक चांदना तू कांग्रेस का है, तू
कांग्रेस का नहीं, तू किसी का नहीं है। तू तो आजकल ओम बिरला और दत्ता से सेटिंग करके और अपनी खुद की दुकान चला रहा है। मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे भाई गौतम को कहा था, मैंने मेरे भाई गिरिराज को कहा था, गिरिराज भाई ब्लू प्रिंट बना लो, सारे किसान नेताओं को एक साथ कर लो, जिनके अंदर किसान का खून है, जिनके अंदर किसानियत है, उन सबको इकट्ठा कर लो और एक दिन इस कोटा को जाम करेंगे। मैं उधर से 12 से मैं लेके आऊंगा, गिरिराज भाई तू बूंदी से लेके आना, मेरा भाई नरेश नागर झालावाड़ से लेके आना, इस पूरे कोटा को जाम कर देंगे, जाम, जैसे पंजाब हरियाणा के किसानों ने जैसे पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिल्ली को घेर लिया था, दिल्ली को जाम कर दिया था। मेरे किसान भाइयों तैयार हो जाओ, एक दिन जितने भी किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ समर्थन मूल्य पर काटे, समर्थन मूल्य पर अभी हमारी फसलें कट जाएगी। जब किसान समर्थन फसलों को कटाकर खेत माल बेच चुका होगा, मंडियों में बेच चुका होगा, उसके बाद समर्थन मूल्य में काटे लगते हैं। फसल बीमा के बारे में अभी तक हमारे किसान भाई जानते नहीं है, कहते हैं मुआवजा मिल गया, मुआवजा जो नुकसान होता है उसको सरकार देती है, लेकिन जो फसल बीमा का पैसा है आज दिन तक हालत में नहीं मिलता, क्योंकि उसको ये बिरला और ये बिरला के जो बैठे कलेक्टर आईजी, ये जो लोग बैठे ये उसको खा जाते हैं, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला उसमें होता है। बिजली की समस्या ले लो, मैं मेरे भाइयों किसान भाइयों, मैं जल्दी, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने घोषणा करी थी, मैं जल्दी एक किसान आंदोलन 12 में करने वाला था, लेकिन इनको लग गया कि नरेश मीणा को वापिस से सड़कों में डालो, कुछ ऐसा करो ताकि ये जनता के बीच में नहीं जा सके। और जब मैं अभी इटावा में मेरे अंतर विधानसभा में घूम रहा था, वहां जा रहा था, आपको सब पता होगा कैसे मेरे ऊपर हमला हुआ, हमला मेरे ऊपर हुआ, मारने का प्रयास मेरे पे किया गया, और उसके बावजूद भी तुम्हारे भाई नरेश मीणा पर 307 की धारा लगा दी, 15 मेरे साथ मुलजिम बना दे। एक दिन बंधु धाकर, एक धाकर समाज का व्यक्ति जो बेचारा मेरे साथ रहता है, जिसका कोई लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रमोद चैन भाया ने उस दीन बंधु ठाकर का नाम भी नरेश मीणा के साथ जोड़ दिया ताकि ये डर जाए, इसके साथ लगेंगे नहीं। मेरे को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नरेश मीणा डरने वाला नहीं है। पहले भी 9 महीने जेल जाकर आया हूँ, किसानों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। छात्र राजनीति में था तो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ी, और अब एक ही इच्छा है मेरे भाइयों, एक ही इच्छा है, जैसे चौधरी चरण सिंह ने, महिंद्र टिकैत ने, इन लोगों ने जिस तरह से किसानों की लड़ाइयां लड़ी है, हम भी हारोती में लड़ना चाहते हैं। जैसे गंगानगर के किसान आंदोलन होते हैं, जैसे अभी हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन हुआ। मेरे किसान भाइयों, अगर तुम अपना भला चाहते हो, तुम अपनी आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हो, तुम चाहते हो कि इस आंदोलन जो आंदोलन हो, किसानों की लड़ाई लड़ी जाए, तो अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। इन एमएलए एमपी दलीय नेताओं से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आपको सड़क पर उतरना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, आज आह्वान कर रहा हूँ, जल्दी हम लोग बैठ कर एक डेट तय करेंगे, जल्दी हम लोग बैठ कर एक तय करेंगे। क्या चाहते हो, पहले जिले वाइज घेराव करें या संभागी आयुक्त का घेराव करें? संभाग, कोटा संभाग, लेकिन फिर केवल भाई गिरिराज गौतम का काम नहीं रहेगा पीले चावल बांटने, केवल नरेश नागर का काम नहीं रहेगा, केवल जोनेश जेल का काम नहीं रहेगा, चेतराम का काम नहीं रहेगा। हम सबको कसम खानी पड़ेगी कि हम सबको गांव-गांव, घर-घर जाकर किसानों को पीले चावल बांटने होंगे। हमें ट्रैक्टरों को तैयार करना होगा, हमारे जेलों को तैयार करना होगा, ट्रैक्टरों में टेंट लगाना होगा, और गैस के सिलेंडर हर गांव से कमेटियां बनानी होगी, और उसके बाद कलेक्टर का एक संभागी आयुक्त का ऐसा घेराव करें जैसा दिल्ली में घेरा हुआ था। और जिस दिन लाख 2 लाख किसान इसके कोटा संभागी आयुक्त का घेराव कर लेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज लोकसभा स्पीकर सक्षम है, लोकसभा स्पीकर जितना ध्यान नरेश मीणा को उठाने में लगा रहा है ना, जितना ध्यान मुझे जेल में डलवाने में वो ध्यान लगा रहा है, जितनी वो दिन भर ओम बिरला की मीटिंग है, ओम बिरला केवल एक ही बात की मीटिंग करता है आजकल कि नरेश मीणा का कैसे ताबीज भरा जाए, कैसे इसको जेल में डाला जाए। ओम बिरला जी, मुझे तो जेल में डाल देना कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 13-14 माह पहले जाके आ गया, फिर चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ओम बिरला जी, जितना तुम ध्यान नरेश मीणा को जेल भेजने में लगा रहे हो, उतना ध्यान इस शुगर मिल पर लगा देना, नहीं तो तुम्हारा भी गोल गलपा हो जाएगा, भेज देंगे। और लेकिन गौतम साहब, मुझे एक बात और सुनने में आई,
कि पिछली बार 200 करोड़ रुपया बांटा, 200 करोड़ बांटा, 40,000 से बड़ी मुश्किल से पार पड़ी। और भाई एक बात यह भी लाग रही होगी कि आजकल ओम बिरला जी को ध्यान कोटा बूंदी में कम से बोला भीलवाड़ा बात बेचारे बताए तो 200 करोड़ बांटिया बाद भी 40,000 रुपये जो मांग लो तो अगली बार तो ये पूरा बंद कर देगा। तो सुरमा मारी जाए कि भागवा का चक्कर में जाए। लेकिन आदरणीय ओम जी बिरला साहब, आप लोकसभा के स्पीकर हो, देश के तीसरी नंबर की सीट पर आप विराजमान हो। अगर आप चाहेंगे तो शुगर मिल आपके लिए बड़ी बात नहीं है, ये शुगर मिल आपके लिए बड़ी बात नहीं है। इसे हम यहाँ चेतावनी भी देते हैं और आपको हम निवेदन भी करते हैं बिरला जी कि आप जल्दी से जल्दी इस शुगर मिल के मामले में अपने कदम आगे बढ़ाएं और इस शुगर मिल को चालू कराएं। अन्यथा लाखों लोगों के नेतृत्व में पूरा किसान, हारोती का किसान, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चारों जिलों के किसान संभाई और उसका घेराव करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे जो आज दिन तक तो राजस्थान में नहीं हुआ होगा। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। घेराव के लिए तैयार हो? तो कब को समय रखें, जनवरी या फरवरी? हाँ? हाँ? मैं आपसे निवेदन करूंगा उस आंदोलन के लिए हम लोग गांव में मैं डोलूंगा, गांव में आपका भाई जितना हो सकेगा और उसके लिए लंबा समय लेना पड़ेगा। क्योंकि रोज ये जो धरना प्रदर्शन करते हैं ना, कोई लाइट के लिए, कोई कांटे के लिए, कोई काय के लिए, मैंने एक बार पहले भी कहा ये खांसी, फुंसा, जितनी भी बीमारी है किसानों की, वो सारी को एक लाने इलाज करेगा, परमानेंट इलाज। और फसल बीमा का पैसा, फसल बीमा का पैसा, समर्थन मूल्य पर काटे, बिजली की समस्या। अभी अपने यहाँ जो थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं मेरे भाइयों, बूंदी के युवा साथियों, नौजवान भाइयों, गड़ेपार में फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और यूपी बिहार के लोगों को आकर नौकरी दी जा रही है। संविदा पे जिनको नौकरियां लगाई जा रही है उन संविदाओं पे कंपनी 15,000 रुपए देती है और ये जो ठेकेदार संविदा पे जिन्होंने कंपनी में जो ठेकेदारी ले रखी है वो हारोती हमारे नौजवानों को केवल 9,000, 8,000 रुपए देती है। ऐसे में सबको मिलाकर जो भी समस्या उनकी लड़ाई हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे और आप तैयार रहना, तैयार रहोगे? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये कह रहे गौतम साहब फरवरी तक करते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, फरवरी में हमारे उधर जो 12 साइड में सरसों कटने लग जाती है। आपके इधर तो गेहूं की फसल जाता है ना, तो गेहूं की फसल लेट करती है। लेकिन अपन ऐसा देखेंगे जनवरी और फरवरी के पहले वीक में, फरवरी के पहले वीक का देखेंगे, फरवरी के पहले वीक में डेट तक कर लेंगे। उसके बाद पोस्टर निकालेंगे, किसान, बड़े बड़े किसान नेताओं को भी उसमें आह्वान करेंगे, किसान नेताओं को बुलाएंगे। और एक हमारे दिल में इच्छा है कि हारोती में किसान क्रांति पैदा हो, लेकिन पैदा तो क्यों बनेगा? 4 सेठ बेटिया से, 4 सेठ बेटिया जो क्रांति हो बने। हाँ, तारीवाल जी, ओम बिरला जी, प्रमोद जैन भाइयों, प्रताप सिंह भी यहाँ का ही चले, सारा ही वोट यही बने छे। वोट पे किसान आज उनके दराज पिंड है। अब अपन में घना चेचित हो जाओ, अपन में घने चेचित हो जाते हैं, जो इनके चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन सभी किसान भाइयों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आप इतनी रात तक रुके। वहाँ